नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बेस्ट हॉरर पॉडकास्ट हिंदी हॉरर स्टोरीज विद आशीष। आज की कहानी है मौत का साया। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे बहादुर दर्शकों, थ्रिल और चिल्स के एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हमेशा हम ऐसे ही यूनिक एंड सस्पेंस से भरी कहानियां लाते रहते हैं। कहीं वो आपसे मिस ना हो जाए तो हेडफोन लगाई और कमरे की लाइट्स बंद कर लें, क्योंकि डरावनी यात्रा शुरू होने वाली है। और हां, मैंने हाल ही में एक सस्पेंस और हॉरर से भरी कहानी खून का प्यासा विलासपुर एक्सप्लेन की है। अगर आपने इसे मिस कर दिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर देखें। तो आइए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सुनते हैं आज की यह कहानी, जो सच में बड़ी ही जबरदस्त है, जिसमें प्यार, डर और सस्पेंस का जबरदस्त कॉकटेल है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों, आज की कहानी में अंत तक बने रहना। ट्रस्ट मी, सस्पेंस खतरनाक है, जो आपको हिलाकर रख देगा। यार, मैं नहीं मानता कि इस दुनिया में भूत पिशाच भी होते हैं, क्योंकि मुझे तो आज तक कोई भूत नजर नहीं आया, और जो चीज मैंने देखी नहीं मैं उन पर भरोसा नहीं रखता। तो क्या तुमने कभी हवा का रंग देखा है? मैंने तो नहीं देखा कि हवा का रंग कैसा होता है। अगर तुम्हारे हिसाब से चले तो जिस चीज को हमने देखा नहीं, हमें उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इस हिसाब से हवा पर भी भरोसा करना मूर्खता होगी। कुछ दोस्त सड़क किनारे लगे चिकन 65 बनाने वाले ठेले पर बैठकर गर्म तेल में तले हुए चिकन का मजा लेते हुए बातें कर रहे थे। रात के करीब 8 बज चुके थे। शहर के पास और समंदर के नजदीक स्थित वह जगह हमेशा लोगों की चहल पहल से भरी रहती थी। सड़क से गुजरने वाली गाड़ियों का शोर अब काफी कम हो गया था। रात का वक्त होने की वजह से समंदर के किनारे पर काफी दूरी पर बने लाइट हाउस की रोशनी दूर से भी नजर आ रही थी। सभी बातें करने में मशगूल थे। यार, तू बड़ी भूतों के बारे में जानकारी रखता है। 21वीं सदी में भी तुम जैसे कुछ बेवकूफ लोग उनके वजूद को मानते हैं। यही सबसे बड़ी मूर्खता है। तुम्हारे मानने या ना मानने से उनके वजूद पर कोई असर नहीं होने वाला, और वे तुम्हारी इन बातों को तवज्जो भी नहीं देते। अच्छा, वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि उन भूतों और आत्माओं को भी मालूम है कि जिस शरीर को धारण करने की वजह से तुम्हारे जैसे लोग उनके वजूद को आज झुठला रहे हैं, कल उस शरीर के खत्म होते ही जिस वजूद को आज तक झूठला रहे थे, अब वही वजूद तुम्हारा वजूद बनने वाला है। यही फर्क है तुम लोगों में और हम में। तुम भूतों पर यकीन करो, हम ईश्वर पर यकीन करते हैं। तुम्हें किसने कहा कि मैं ईश्वर पर यकीन नहीं करता? और एक बात कहूं? हां, कहो। अगर तुम्हारी ईश्वर पर आस्था है तो तुम्हें भूतों पर भी यकीन करना होगा, क्योंकि अगर इस धरती पर सत्य है तो असत्य भी है, प्रकाश है तो अंधकार भी है, उसी तरह ईश्वर है तो शैतान भी है। ठीक है, लेकिन हम साइंस पर यकीन करने वाले लोग हैं, इसलिए तुम्हारी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। असर हो या ना हो, पर अगर साइंस की भाषा में ही तुम्हें जवाब सुनना है तो वो भी सुन लो। मतलब अब तुम साइंटिफिकली प्रूव करोगे कि भूत होते हैं। कितना फनी लगेगा ना? और वह हंसने लगा। ऐसा नहीं, पर तुमने कभी रात के काले आसमान में चमकने वाले तारों को देखा है क्या? यार, यह भी कोई पूछने वाली बात है? दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान होगा जिसने आसमान में चमकने वाले तारों को नहीं देखा होगा? मैंने सवाल सिर्फ तुमसे पूछा है, तो जवाब भी तुम्हें देना होगा। हां, देखा है। तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वो तारे सब आत्माएं होती हैं? इतना कहकर वह ठहाके मारकर जोर जोर से हंसने लगा, पर उसकी ओर देखते हुए उसके दोस्त ने एकदम गंभीरता से अगला सवाल पूछा। तुमने कभी दिन के साफ उजाले में उन्हीं चमचमाते तारों को देखा है? उसकी बात सुनकर वो दोबारा मजाकिया मूड में बोला, ये क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? दिन में कभी तारे दिखते हैं क्या? अपने दोस्त की हंसी देखकर उसने दोबारा गंभीरता से कहा, तुम्हारा मतलब यह है कि दिन में तारे नहीं होते इसलिए वे दिखाई नहीं देते। सही कहा ना मैंने? अरे यार, इसका साइंटिफिक आंसर तुम्हें कैसे पता है? सूरज की तेज रोशनी की वजह से हमें दिन के उजाले में तारे नहीं दिखाई देते। इसका मतलब दिन के उजाले में तारे हमें दिखाई नहीं देते, इसलिए वे होते नहीं, ऐसा नहीं है। वे होते हैं, सिर्फ हमें दिखाई नहीं देते। भाई, तुम कितना भी कोशिश कर लो, मैं नहीं मानता कि इस दुनिया में भूत प्रेत जैसी कोई चीज असल में मौजूद है। यह सिर्फ तुम्हारे जैसे मूर्ख इंसानी दिमाग का वहम है, बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं।
उसने सीधे सीधे अपने दोस्त को मूर्ख कहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी तुम इन सब चीजों पर यकीन नहीं करते, यही अच्छी बात है। मैं नहीं चाहता कि मेरा दोस्त जहर की परीक्षा करे। जहर की परीक्षा? अरे भाई, मैं कई बार सुनसान सड़क से आया हूं, वह भी श्मशान घाट के पास बनी सड़क से। अगर तुम शर्त लगाते हो तो मैं पूरी रात श्मशान में गुजारने के लिए तैयार हूं, वह भी अमावस्या की रात और अकेले। सभी दोस्तों की बातें सुनकर काफी देर से उनकी बातचीत चुपचाप सुन रहा ठेले वाला ना चाहते हुए भी उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें किसने कहा कि भूत श्मशान में होते हैं? उसकी बात सुनकर सभी दोस्त चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। उस ठेले वाले की उम्र तकरीबन 40 साल होगी। उसकी नजर कढ़ाई के भीतर उबलते गर्म तेल में फ्राई हो रहे चिकन पर टिकी हुई थी। चिकन के टुकड़ों को दाएं हाथ में पकड़े पलटे से ऊपर नीचे करते हुए उसने बिना उन दोस्तों की तरफ देखे कहा, बच्चों, भूत प्रेत, शैतानी ताकतें, इन सब से जितना हो सके उतनी दूरी बनाए रखो। जिंदगी खुशी से जीने के लिए है, और हां, जिंदगी हमेशा दूसरा मौका नहीं देती। इतनी देर से अपने दोस्त को भूतों की मौजूदगी के बारे में समझा रहे दोस्त ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? वही जो तुम इतनी देर से अपने दोस्त को समझाने की कोशिश कर रहे हो। उसे यह विश्वास है कि धरती पर भूत प्रेत की कोई मौजूदगी नहीं। मैं चाहता हूं कि वह इसी ख्याल में जीता रहे, वही उसके लिए अच्छा है। आपकी यह भारी आवाज बता रही है कि आपने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा देखा है जो हम लोगों को बताना बिल्कुल नहीं चाहते, फिर भी हम जानना चाहेंगे। गर्म आंच पर रखी कढ़ाई में उबलते हुए तेल के अंदर तैरते हुए चिकन के टुकड़ों पर उसकी नजर टिकी हुई थी। अपनी जिंदगी में घटी वह भयानक घटना मानो उसके सामने फिर से जीवित हो उठी। यह भयानक हादसा दो जानी दोस्तों के साथ हुआ था, राकेश और सुल्तान। दोनों ही निडर थे और एक दूसरे पर जान न्यौछावर करने वाले। उनकी दोस्ती पूरे इलाके में मशहूर थी। दोनों नौकरी भी वहीं करते थे जहां दोनों को एक साथ काम मिलता था। शाम होते ही वे समंदर किनारे टहलने जाते थे। उनकी जिंदगी अच्छी कट रही थी। उसी दौरान राकेश को एक लड़की से प्यार हो गया। अभी तक उसने प्रपोज नहीं किया था, लेकिन जल्द ही वह उसे अपने दिल की बात बताने वाला था। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों की पूरी जिंदगी बदल दी। उस दिन राकेश हर रोज की तरह गैरेज पर अपनी ड्यूटी पर आया था, लेकिन आते वक्त उसने उस लड़की के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट भी खरीदा था। उसने उस लड़की को अपने दिल की बात बताने की ठान ली थी। उस दिन राकेश काफी खुश था। सुल्तान गाड़ी के नीचे काम कर रहा था और राकेश उसे जरूरी औजार दे रहा था, लेकिन राकेश उस लड़की के ख्यालों में खो गया था। अबे, ध्यान कहां है तेरा? साले, मरवाएगा क्या मुझे? कोल्ड ड्रिंक की बोतल मांगी थी, ये खराब ओनिल की बोतल दे दी। मुंह में भरा काला ऑयल थूकते हुए सुल्तान गाड़ी के नीचे से बाहर आया। सुल्तान आगे कुछ बोलता, तभी फोन की रिंग बजी। उस वक्त मोबाइल सिर्फ कीपैड वाला आता था। काम करते वक्त मोबाइल खराब ना हो जाए, इसलिए फोन को कोने में एक टेबल पर रख दिया था। राकेश, तेरा फोन बज रहा है, गैरेज के मालिक ने कहा। यह सुनकर सुल्तान बोला, जरूर मेरी होने वाली भाभी का फोन होगा, उसके चक्कर में इसका दिमाग खराब हो गया है। ओनील पिला दिया पागल ने। वैसे काफी गंदा टेस्ट था। मोबाइल की आवाज सुनकर राकेश के दिल की धड़कन भी बढ़ने लगी। दौड़ते हुए उसने फोन उठाया। हेलो। पर कुछ ही पल में उसके चेहरे का रंग उड़ गया और सामने वाले की बात सुनकर जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। झट उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसकी हालत देखकर सुल्तान ने जानने की कोशिश की तो पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड को एक बस ने कुचल दिया था और मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। एक पल में सब कुछ खत्म हो चुका था। जिसे वह इतना प्यार करता था, उसे अपने दिल की बात भी न बता सका। रह रहकर दिल में उठने वाला दर्द आंसू बनकर आंखों से बहने लगता। कुछ दिन बीत गए, पर राकेश की हालत वैसी ही थी। एक दिन सुल्तान उससे मिलने उसके घर गया। अपने बेटे की हालत देखकर मां बाप दोनों परेशान थे। उन्होंने सुल्तान से विनती की कि राकेश को सहारा दे, उसे बाहर घुमाने ले जाए। सुल्तान राकेश के कमरे के बाहर खड़ा दरवाजा खटखटाने लगा। कुछ देर में राकेश ने दरवाजा खोला। वह थोड़ा खुश नजर आ रहा था। सुल्तान को भी अच्छा लगा कि उसका दोस्त अब ठीक हो रहा है। पर कमरे के भीतर जाते ही सुल्तान को कुछ अजीब चीजें दिखाई दी। लकड़ी से बना एक बोर्ड, ओझा बोर्ड, वही जिससे आत्माओं से संपर्क किया जाता है। राकेश अपनी उतावली आवाज में बोलने लगा, भाई तू बिल्कुल सही वक्त पर आया है। क्या बात है यार? सुल्तान,
तू मेरा दोस्त है ना, ऐसा क्यों बोल रहा है? मैं प्रिया से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर इस बोर्ड के जरिए उससे बात करने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती है। हैरानी भरी नजरों से उस बोर्ड की तरफ देखते हुए सुल्तान ने पूछा, ये सब क्या है और तू ये कर क्या रहा है? इस बोर्ड के जरिए हम मरे हुए लोगों से बात कर सकते हैं, उन्हें बुला सकते हैं। देख राकेश, ये सब गलत है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। सुल्तान के लाख मना करने पर भी राकेश नहीं माना। काफी कोशिश करने के बावजूद वे प्रिया की आत्मा को नहीं बुला सके। अपनी कोशिश को नाकाम होते देख राकेश और सुल्तान पास ही स्थित मंदिर के पंडित जी के पास चले गए। पंडित जी पूजा खत्म करके घर जा रहे थे। तभी राकेश ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी बात रख दी। सारी बातें सुनकर उसकी तरफ देखते हुए पंडित जी ने कहा, बेटा, वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं है। हमारा लगाव, स्नेह, प्रेम तब तक ठीक है जब तक इंसान जीवित है। अकाल मृत्यु पश्चात उस आत्मा को पुनः जन्म लेना होता है, हमें उसमें बाधा नहीं बननी चाहिए। पंडित जी की बात सुनकर राकेश नाराज हो गया, पर वह चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसने सुल्तान की ओर देखते हुए कहा, यार, ये पंडित जी हमारी मदद नहीं कर सकते, किसी दरगाह में हमें मदद मिलेगी। सुल्तान उसकी कोई भी बात मानने के लिए बिल्कुल राजी नहीं था, पर उसने दोस्ती का वास्ता दिया और न चाहते हुए भी सुल्तान को उसकी बात माननी पड़ी। दोनों एक दरगाह पहुंचे। वहीं एक बाबा के सामने उन्होंने अपनी बात रखी। उन दोनों की तरफ देखते हुए बाबा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, शायद मंदिर के पंडित जी ने तुम्हारी बात नहीं मानी, इसलिए तुम मेरे पास इस दरगाह में आए हो। अगर मैं तुम्हारी बात न मानूं तो तुम किसी चर्च में चले जाओगे। पर एक बात समझ लो, कोई भी ईश्वर का बंदा मरे हुए इंसान की आत्मा को बुलाने में तुम्हारी मदद नहीं करेगा, और तुम भी ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो। उनकी बात सुनकर राकेश काफी निराश हो गया, पर उसका बुरा वक्त शुरू हो चुका था। राकेश ने सुल्तान को बाइक से उसके घर छोड़ा और अपने घर के लिए निकला। रात के करीब 8 बज चुके होंगे। उस सड़क पर लोगों की भीड़भाड़ काफी कम हो चुकी थी। तभी उसे सड़क पर एक इंसान खड़ा दिखाई दिया जो उससे लिफ्ट मांग रहा था। राकेश ने उस इंसान की आंखों में देखा और जैसे उसे कुछ अलग एहसास होने लगा। उसने अपनी बाइक उस इंसान के पास खड़ी की। पूरी तरह से काले कपड़े पहने करीब 40-45 साल का वह इंसान बगैर कुछ बोले राकेश की बाइक पर बैठ गया। उसके बैठते ही राकेश ने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी। बाइक सड़क पर धीमी गति से चलने लगी, पर एकदम से हवा में ठंडक बढ़ गई। राकेश के कंधों पर अपना एक हाथ रखते हुए उस व्यक्ति ने कहा, मैं जानता हूं तुम्हें क्या चाहिए और तुम किसकी खोज कर रहे हो। उसकी बात सुनकर राकेश हैरान हो गया। वह कुछ बोलता, तभी उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, पर उसके बदले तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। उसकी बात सुनकर राकेश फूले नहीं समा रहा था। वह काफी खुश था। मैं कुछ भी कर सकता हूं, तुम जो चाहो वह मैं करूंगा, बोलो मुझे क्या करना होगा। क्या राकेश अपनी गर्लफ्रेंड से मिल सकेगा? वह अनजान व्यक्ति जो एक रहस्यमय शख्स है, राकेश से बदले में क्या करवाने वाला था? इन सभी सवालों के सस्पेंस को जानने के लिए बने रहिए हमारी कहानी के अंत तक। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमें प्रोत्साहित करें। चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है। बताऊंगा, मुझे कुछ चीजें चाहिए। तुम्हारी मरी हुई गर्लफ्रेंड की ऐसी कोई भी चीज जो वह इस्तेमाल करती थी। एक काला मुर्गा, एक काली गुड़िया, 5 नींबू, काली राख, एक सफेद कागज, तेज धार वाला छुरा, कुछ दिए, नमक की थैली और हां, थोड़ा ताजा इंसानी खून। मुस्कुराते हुए, तुम्हारा भी चलेगा। मैं सारी चीजों का इंतजाम करूंगा। बोलो कब और कहां लाना है। इतवार की रात 10 बजे शहर से थोड़ी दूर समंदर किनारे जो लाइट हाउस है उसके नजदीक ही पुराने खंडहर बने मकान के पास ये सारी चीजें लेकर आ जाना। ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं सारी चीजों के साथ उस जगह पहुंच जाऊंगा। मैं उस जगह पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। जरूर आना, अपने वादे से मुकर मत जाना। इतना कहकर उस आदमी ने राकेश के कंधों से हाथ हटाते हुए कहा, ठीक है, गाड़ी रोक दो, मुझे उतरना होगा। गाड़ी रोकते हुए राकेश ने चारों ओर देखा, पर कोई भी मकान या रहने लायक जगह नजर नहीं आ रही थी। जंगल के बीच से जाने वाली सड़क, दोनों ओर घनी झाड़ियां और कुछ दूरी पर सामने नदी का एक छोटा सा मगर काफी पुराना पुल नजर आ रहा था। नदी के पुल की ओर देखते हुए उसने कहा, यहां तो कोई घर नहीं है, तो आप रहते कहां हो?
या इस जगह कोई काम है आपका? इतना कहकर राकेश ने उस आदमी की तरफ देखा और हैरान रह गया, क्योंकि वहां कोई नहीं था। अरे ये कहां चला गया? कितना अजीब इंसान था। वैसे भी वह अजीब इंसान है, इसलिए तो मेरा काम कर रहा है, वरना सीधे साधे लोग तो मुझे अपना ज्ञान देकर भगा रहे हैं। उस रात काफी देर बाद राकेश अपने घर पहुंचा, पर उसके चेहरे से खुशी छलक रही थी। इतवार आने में अभी 2 दिन बाकी थे। अगले दिन सुबह बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था। हर रोज की तरह मां भगवान की पूजा कर आरती की थाली राकेश के सामने ले आई। बेटा, भगवान की आरती ले लो। मां, अब शायद भगवान में इतनी ताकत नहीं रही कि वे मेरी मनोकामना पूरी कर सकें। बेटा, ऐसा नहीं कहते। शिवजी सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, तुम्हारी मनोकामना भी अवश्य पूर्ण करेंगे। राकेश बगैर कुछ बोले अपनी बाइक लेकर निकल गया। सुल्तान के साथ शहर में घूमते हुए उसने सारी चीजों का इंतजाम कर लिया। इन सारी चीजों को देखकर सुल्तान को थोड़ा अजीब सा लगा। राकेश, ये सारी चीजें किस लिए चाहिए? कुछ नहीं यार, घर में कुछ विधि करनी है। राकेश ने सुल्तान को भी इस बात की भनक तक नहीं लगने दी। बस सिर्फ उसकी मरी हुई गर्लफ्रेंड की कोई एक चीज उसे लेनी थी, जिसके लिए वह सुल्तान के साथ उसके घर तक चला गया। प्रिया के मां बाप को सांत्वना देना सिर्फ एक बहाना था। वहीं उसे प्रिया का दुपट्टा मिल गया, जिसे वह कई बार ओढ़कर आई थी। कुछ देर बात करने के बाद दोनों घर के लिए निकले। आखिरी काम भी हो चुका था। इंतजार था तो सिर्फ रात होने का। राकेश के अंदर अचानक हुए इस बदलाव को देखकर सुल्तान थोड़ा हैरान हो गया, पर अच्छी बात यह लग रही थी कि वह अब धीरे धीरे ठीक होने लगा था। यह देखकर वह भी खुश था। सुल्तान, चल मैं तुझे घर छोड़ देता हूं। आज घर में थोड़ा काम है, इसलिए जल्दी जाना होगा। इतना कहकर राकेश और सुल्तान दोनों घर के लिए निकले। सुल्तान को उसके घर के बाहर ड्रॉप करके राकेश अपने घर चला गया। रात होते होते आसमान काले घने बादलों से घिर गया। तभी आसमान में काले बादलों के बीच जोर की बिजली चमकी और पूरे इलाके में अंधेरा फैल गया। राकेश का दिल थोड़ा घबरा रहा था, लेकिन अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। मोमबत्ती की रोशनी में उसने सारी चीजें इकट्ठी कर थैली में रख ली। मां, सुल्तान के साथ फिल्म देखने जा रहा हूं, देर होगी। इतना कहकर उसने हाथ में ली हुई थैली बाइक के हैंडल में फंसा दी। बाइक पर बैठकर वह उस सुनसान सड़क पर अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगा। रात के 9 बज चुके थे। आसमान काले घने बादलों से घिरा हुआ था। रोज नजर आने वाले टिमटिमाते तारे भी आज उन घने बादलों के परे कहीं छुप गए थे। तय समय तक पहुंचने के लिए राकेश अपनी बाइक पर तेजी से जा रहा था। उस वक्त तक आसमान से हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। अरे यार, इस बारिश को भी आज ही आना था। बस मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं, फिर जितना मर्जी बरसना हो बरसते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोलते हुए उसने अपनी बाइक की स्पीड और बढ़ा दी। पर शायद यह बेमौसम बारिश उसके लिए एक चेतावनी थी कि वह जो कुछ भी कर रहा है वह न करे। लेकिन बुरा वक्त तो शुरू हो चुका था। घने जंगल से गुजरने वाली सड़क पर से होते हुए उसकी बाइक पहाड़ी की ओर चढ़ने लगी। एक तरफ घनी झाड़ियों से ढकी ऊंची पहाड़ियां थीं, तो दूसरी तरफ गहरी खाई और दूर तक फैला विशाल समंदर। रात के इस काले अंधेरे में उस विशाल समंदर में उठने वाली खौफनाक लहरों की आवाज दिल में डर पैदा कर रही थी। पहाड़ी पर पहुंचते ही उसे दूर एक ऊंचे टीले पर जहाजों को दिशा दिखाने वाले लाइट हाउस की रोशनी नजर आई, पर उसे उस लाइट हाउस तक नहीं जाना था। कुछ ही देर में वह अपनी तयशुदा मंजिल के पास पहुंच गया। वह उस जगह को पहचानता था। वह एक वीरान पड़ी हवेली थी। जब गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था, उस जमाने में लाइट हाउस पर काम करने वाले और उसका मेंटेनेंस देखने वाले पुर्तगाली अधिकारियों के रहने का इंतजाम उस हवेली में किया जाता था। हवेली पुरानी होने के बावजूद अभी भी मजबूती से खड़ी थी। चारों ओर फैली घनी झाड़ियां और उनके बीच से गुजरने वाली एक कच्ची सड़क हवेली के अंदर जाती थी। हल्की हल्की हवाओं की वजह से पेड़ों की शाखाओं से टूटकर गिरने वाले पत्तों की सरसराहट रात के अंधेरे में भी साफ सुनाई दे रही थी। उसने अपनी बाइक सड़क के किनारे खड़ी की और थैली लेकर हवेली के अंदर की ओर चलने लगा। जमीन पर पेड़ों से गिरे सूखे पत्तों की चादर बिछी हुई थी, जिसकी वजह से चलते वक्त हर कदम पर पैरों के नीचे सूखे पत्तों के चटकने की आवाज रात के उस गहरे सन्नाटे में चारों ओर गूंजने लगी। अब उसके चेहरे पर भी डर साफ साफ नजर आ रहा था।
हवेली की ओर चलते हुए वह कभी अपनी दाईं तरफ तो कभी बाईं तरफ देखते हुए आगे बढ़ने लगा। 3 सीढ़ियां चढ़कर वह दरवाजे के बाहर खड़ा था। अपने दाएं हाथ से दरवाजा खटखटाने ही वाला था कि तभी उसे अपने पीछे से किसी की आवाज आई। आ गए तुम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। राकेश ने उस आवाज की तरफ देखा तो वही आदमी था जिसे उसने लिफ्ट दी थी। उसने पूरी तरह से काले कपड़े पहने थे। उसके सिर पर भी एक काला कपड़ा ढका हुआ नजर आ रहा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। पर उस आदमी की करारी आवाज से राकेश ने उसे पहचान लिया था। उस आदमी ने दरवाजे की तरफ हाथ किया और राकेश को अंदर जाने के लिए कहा। हां में गर्दन हिलाते हुए राकेश ने दरवाजा धकेलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, पर वह दरवाजा तो पहले से ही खुला हुआ था। उसे थोड़ा अजीब लगा। काफी तेज हवा चल रही है, हवा की वजह से दरवाजा खुला होगा। अपने मन में बुदबुदाते हुए वह दरवाजे से अंदर चला गया। हवेली का बाहर वाला कमरा पूरी तरह से खाली था। अपने पॉकेट से लाइटर निकालकर उसने लाइटर जलाया। उसी के साथ एक धीमी रोशनी चारों ओर फैल गई। दीवारें पूरी तरह से जर्जर हो चुकी थीं। दाईं तरफ सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों से उतरकर हमें तहखाने में जाना है। रात के गहरे सन्नाटे में पीछे से आई उस आदमी की करारी आवाज ने राकेश को जैसे डरा ही दिया। लाइटर अपनी दाईं तरफ घुमाते हुए उसने देखा कि वहां पर नीचे जाने वाली सीढ़ियां नजर आ रही थीं। अब वह एक एक सीढ़ी उतरकर नीचे की ओर चलने लगा। उन घुमावदार सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए राकेश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कम से कम 20 या 25 सीढ़ियां उतरने के बाद आखिरकार वे नीचे तहखाने में पहुंच गए। उस खाली बड़े से तहखाने की दाईं दीवार पर एक जलती हुई मशाल रखी नजर आई। मशाल से धधकने वाली आग की पीली लपटों से पूरे तहखाने में हल्की रोशनी फैली हुई थी। तहखाने के बीचों बीच जमीन पर एक लकड़ी की कुर्सी रखी हुई थी। डर भरी निगाहों से पूरे तहखाने को निहारते हुए राकेश उस कुर्सी के पास आकर खड़ा हो गया। जो सामान मंगाया था वह पूरा लाए हो? उस आदमी की आवाज तहखाने में गूंज उठी। हाँ, लाया हूं। ठीक है, वह सारी चीजें निकालकर जमीन पर रख दो। उसकी बात खत्म होते ही हां में गर्दन हिलाते हुए राकेश ने उस थैली में हाथ डालकर सारी की सारी चीजें निकालकर जमीन पर फैला दी। उस इंसान ने सबसे पहले नमक की थैली उठाई और नमक से जमीन पर एक गोल घेरा बना दिया। उसके बाद नींबू को नमक घेरे के ऊपर 4 जगहों पर रख दिया। उसने राकेश की तरफ देखते हुए कहा, अब हमें इंसानी खून चाहिए, मैं देता हूं ना? कहकर राकेश ने तेज धार वाला चाकू हाथ में लिया। चाकू की धार वाला हिस्सा अपनी उंगली पर रखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। तेज सांस लेते हुए उसने झटके से चाकू उंगली पर घुसा दिया। उंगली कटते ही लाल खून की बूंदें जमीन पर टपकने लगीं। उसके लाल गाढ़े खून को देखकर उस इंसान के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट छा गई। वह काली गुड़िया अपने हाथ में लो और उसके मुंह पर अपने खून की बूंदें लगाओ। राकेश ने गुड़िया के मुंह पर अपने खून को लगाया और उस आदमी की तरफ देखने लगा। उस गुड़िया को लेकर सामने वाले उस अंधेरे कोने में जाओ और रखकर वापस यहां आओ। उसकी बातें सुनकर राकेश उस गुड़िया को लेकर चलने लगा। चलते हुए उसने एक नजर उस गुड़िया को देखा तो जैसे उसकी धड़कनें ही रुक गईं, क्योंकि उसे लगा कि वह बेजान गुड़िया जैसे उसे घूर घूर कर देख रही हो। उसने झट से अपनी आंखें बंद कर अपना मुंह फेर लिया। बगैर कुछ बोले वह उस अंधेरे कोने में गया और गुड़िया को रखकर वापस उस जगह आकर खड़ा हो गया। वह सफेद कागज लो और उस पर अपने खून से अपना नाम लिखकर वहां रखकर आओ जिस दरवाजे से तुम अंदर आए हो। और एक बात, आते वक्त तुम्हें हर 2 कदम पर अपनी उंगली से टपकने वाले खून की एक बूंद गिरानी है। बगैर कोई सवाल जवाब किए राकेश ने उस सफेद कागज पर खून से अपना नाम लिखा। उसके नाम को देखते हुए उस आदमी ने दोबारा कहा, याद रहे, जाते वक्त तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है और वापस आते वक्त भी तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। राकेश को यह सब कुछ काफी अजीब लग रहा था, पर उसके दिल में अपनी प्रेमिका से किसी भी तरह बात करने का जैसे एक जुनून सवार था। तहखाने की सीढ़ियां चढ़ते हुए वह ऊपर की तरफ जाने लगा। अंधेरा होने की वजह से उसने पॉकेट से अपना लाइटर निकालकर जलाया और उसकी धुंधली रोशनी में एक एक सीढ़ी चढ़ने लगा। चारों ओर फैला खौफनाक अंधेरा किसी भी इंसान को दिल का दौरा देने के लिए काफी था। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने बाहर नजरें घुमाईं तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। लगा जैसे उसे अंधेरे में से कोई घूर रहा है। उसने नाम लिखा हुआ कागज दरवाजे के बाहर रख दिया और दोबारा बाहर नजरें घुमाईं।
चारों ओर घनी झाड़ियां और उनके बीच रहने वाले जंगली जानवरों की अजीब सी आवाजों ने एकदम से उस गहरे सन्नाटे को चीर दिया। कमाल है, इतनी देर से गहरा सन्नाटा फैला हुआ था, अचानक ऐसा क्या हो गया कि इन जंगली जानवरों की चीखने की आवाज आ रही है। अपने आप से बुदबुदाते हुए राकेश मुड़ा और तहखाने की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। उसने अपनी उंगली के जख्म को और गहरा कर दिया ताकि हर 2 कदम पर खून की कुछ बूंदें गिरती रहें। पर तहखाने की सीढ़ियां उतरते हुए उसे एक अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई उसके पीछे आ रहा हो। अंधेरे के साथ रोशनी का अजीब सा खेल शुरू हो चुका था। उसके हाथ में जला हुआ लाइटर सिर्फ सामने रोशनी दे रहा था, मगर उसके पीछे एक घना, गहरा और डरावना अंधेरा हर कदम के साथ आगे बढ़ रहा था, और शायद उसी काले अंधेरे में कोई छुपकर दबे कदमों से उसके पीछे आ रहा था। यह एहसास उसके दिल को बेचैन करने लगा। अपने चलने की रफ्तार बढ़ाते हुए वह तेजी से उस आदमी के पास आया। राकेश के चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। बहुत डर लग रहा है। बड़ा अजीब सा एहसास मुझे अपने चारों ओर महसूस हो रहा है। कांपती हुई आवाज में राकेश ने उस आदमी से कहा। बिना उसकी तरफ देखे उस आदमी ने माचिस की एक तीली जलाई और उस नमक के घेरे के ऊपर रखे दिए की लौ जलाते हुए बोला, अभी से डर लग रहा है, शुरुआत तो अब होगी। इतना कहकर उसने राकेश की ओर देखते हुए कहा, उस लड़की की चुनरी को लेकर कुर्सी पर ऊपर से नीचे पूरी तरह से ढक दो और वह कुर्सी दूसरे कोने में रखकर आओ। वह जो बता रहा था राकेश बिल्कुल वैसा ही करता गया, पर यह सब करते हुए राकेश के चेहरे पर दिखने वाला डर उस आदमी को साफ साफ दिखाई दे रहा था। डरो मत, अब उस मुर्गी को अपने हाथ में पकड़े रहना। मेरे इशारा करते ही उस मुर्गी की गर्दन काटकर उसे उस कोने में फेंक देना जहां तुमने वह काली गुड़िया रखी है। राकेश ने जमीन पर रस्सी से बंधी उस काली मुर्गी की तरफ देखा। अब उसे इन सब बातों का डर लगने लगा था। अजीब सी घबराहट हो रही थी, पर इस वक्त उस आदमी की बात मानने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं था। मुर्गी को हाथ में लिए वह उस आदमी की ओर देखने लगा। वह आदमी नमक से बने घेरे के अंदर था और राकेश घेरे के बाहर। राकेश की तरफ देखते हुए उस आदमी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो। अब उस कुर्सी पर उस लड़की की आत्मा आएगी जिसका यह दुपट्टा है, पर तुम्हें अपनी आंखें तब तक नहीं खोलनी है जब तक मैं नहीं कहता। उसकी बात मानते हुए राकेश ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ आवाजें आ रही थीं। आवाजें रात के गहरे सन्नाटे के बीच कुछ दूरी पर उस विशाल समंदर में उठने वाली लहरों की आवाजें, आसपास फैले घने जंगल से किसी भेड़िए की रोने की आवाजें, दीवार पर बनी उस खिड़की से अंदर या बाहर जाते वक्त काले चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाने की आवाजें, और इन सारी आवाजों के बीच भी उस इंसान के बुदबुदाने की हल्की सी आवाजें। हां, शायद वह कुछ मंत्र पढ़ रहा था। उसी तरह की आवाजें आ रही थीं। काफी वक्त गुजर गया, कम से कम 1 घंटा बीत गया होगा, और इसी बीच उसे एक और आवाज भी आने लगी, किसी के सिसकने की आवाज। राकेश एकदम से चौंक गया। क्या वो आवाज सच में आ रही थी या ये मेरा वहम था? खुद से ही बात करते हुए वह अपनी सांसें रोककर हर बारीक से बारीक आवाज सुनने की कोशिश करने लगा। उसे अपने दिल की धड़कन की आवाज भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। कुछ देर तक उस आदमी के मुंह से मंत्र पढ़ने की आवाज आती रही, पर फिर उसे दोबारा वहीं सिसकने की आवाज सुनाई दी। इस बार उसने उस आवाज को साफ साफ सुना था। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। प्रिया की आत्मा उस जगह पर आ चुकी थी। खुशी के मारे राकेश ने अपनी आंखें खोल दी। उसके सामने कुछ दूरी पर अंधेरे में रखी खाली कुर्सी पर ढंके दुपट्टे के अंदर अब कोई इंसानी जिस्म नजर आ रहा था जो रो रहा था। राकेश ने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, प्रिया, मेरी प्रिया की आत्मा आ गई। राकेश की तरफ देखते हुए वह आदमी जोर से चिल्लाया, मैंने तुम्हें आंखें खोलने के लिए मना किया था ना। राकेश, तूने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, उसके नजदीक मत जाओ। उस आदमी की बात सुनकर डर के मारे राकेश की मानो जान ही निकल गई। अपनी खौफ भरी नजरों से वह कुर्सी की ओर देखने लगा। तभी उस इंसान ने कहा, राकेश, तुम्हारे हाथ में जो मुर्गी है उसकी गर्दन काटकर मुर्गी के दोनों पैरों को पकड़कर उल्टाकर उस कुर्सी पर आई आत्मा के सामने पकड़कर रखो और दोबारा अपनी आंखें बंद कर लो। डर के मारे कांपते हुए राकेश ने हां में गर्दन हिलाई और अपने हाथ में पकड़ी मुर्गी की ओर देखा। अब तो मानो डर के कारण उसका कलेजा मुंह में आ गया। उसके हाथ में मुर्गी नहीं थी, बल्कि एक जले हुए इंसान की कटी हुई मुंडी थी जो अपनी बड़ी सफेद आंखों से राकेश को ही घूर रही थी। डर के मारे राकेश ने उसे झट से दूर फेंक दिया।
वह मुंडी लड़खड़ाते हुए उसी अंधेरे कोने में गई जहां उसने थोड़ी देर पहले काली गुड़िया रखी थी। राकेश की इस हरकत से वह इंसान अपना सिर पकड़कर वहीं नीचे बैठ गया। पता नहीं अब क्या अनर्थ होने वाला था। राकेश और उस इंसान की डरी सहमी नजरें उसी कोने में टिक गईं जहां पर राकेश ने कटा सिर समझकर उस मुर्गी को फेंक दिया था। कुछ देर एक अजीब सी खामोशी छाई रही। दोनों की दिल की तेज धड़कनें बता रही थीं कि डर उनके रोम रोम में किसी जानलेवा जहर की तरह तेजी से दौड़ रहा था। तभी उस अंधेरे कोने से किसी की गुर्राहट की हल्की हल्की आवाजें आने लगीं। साथ ही छटपटाहट की आवाज भी कानों पर पड़ी, जैसे कोई खूंखार जानवर कच्चा मांस और हड्डियों को अपने नुकीले खून से सने जबड़े से चबा रहा हो। वह खौफनाक आवाज सुनकर दोनों की दिल की धड़कनें और सांसें तेज हो गईं। दोनों की डरी सहमी नजरें उसी अंधेरे कोने में गड़ी थीं और अचानक से सारी आवाजें खामोश हो गईं। न मुर्गी के छटपटाने की आवाज, न गुर्राहट की आवाज। एक जानलेवा सन्नाटा चारों तरफ पसरा हुआ था। अब क्या होगा? राकेश की दबी सी कांपती आवाज सुनकर वह आदमी बोला, शुश, आवाज मत करो, चुपचाप खड़े रहो। और अगले ही पल उस मुर्गी का कटा सिर और पंखों का खून से सना गुच्छा राकेश के पैरों में आकर गिरा। यह सब देखकर राकेश ने उस आदमी की तरफ देखा। वह डरावना दृश्य देखकर राकेश का तो गला ही सूख गया। अपनी डरी सहमी नजरों से उस आदमी की ओर देखते हुए राकेश ने कहा, यह सिर्फ किसी आत्मा को बुलाने की विधि नहीं है। तुम जरूर कुछ भयानक करने की कोशिश कर रहे हो। शायद राकेश को सब कुछ समझ में आ चुका था। जमीन पर घुटनों के बल बैठे उस आदमी ने जमीन पर पड़े मांस के टुकड़ों की ओर देखते हुए कहा, मैंने शैतान से सौदा किया है, उसी विधि को पूरा करने के लिए इस जगह आया था। मतलब मुझे समंदर के शैतान को 7 कुंवारी लड़कियों की आत्मा सौंपनी है। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं, यही सच है। पर किस लिए? उन लड़कियों की आत्मा के बदले शैतान मुझे कुछ ऐसा देगा जो मुझे आज तक ईश्वर नहीं दे सका। उसकी बात सुनकर राकेश के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसका दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया। मतलब तुम मेरी प्रिया की आत्मा भी उस शैतान को सौंप दोगे? हां, यही सौदा हुआ है। भाड़ में गया तू, भाड़ में गया तेरा सौदा, और भाड़ में गया तेरा वह समुद्री शैतान। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें प्रिया की आत्मा का सौदा नहीं करने दूंगा। राकेश कुछ करता, तभी तहखाने के हर अंधेरे कोने से अजीब सी हंसने की आवाजें आने लगीं। राकेश की डरी सहमी नजरें कभी दाईं तरफ देखतीं तो कभी बाईं तरफ के कोने में ठहरतीं। अब तक उस घेरे में बैठा आदमी झट से बाहर आया और कुछ मंत्र बोलते हुए तहखाने की एक खिड़की से दिखने वाले समंदर की तरफ देखते हुए चिल्लाया, मेरी चीज मुझे दे दो, अपनी चीज साथ ले जाओ। उसके इतना कहते ही समंदर में जैसे तूफान आ गया। तेज हवाओं के साथ समंदर में उठने वाली काली डरावनी लहरें जोर जोर से किनारे की तरफ दौड़ते हुए पत्थरों पर टकराने लगीं। समंदर की उन लहरों की आवाजें इतनी ज्यादा खौफनाक थीं, मानो वह जोर जोर से चिल्लाकर अपनी मौजूदगी का एहसास कर रही हो। यह सब देखकर राकेश गुस्से से पागल हो गया। जमीन पर बनाया हुआ घेरा वह अपने पैरों से कुचलने ही वाला था कि तभी किसी ने उसके पैरों को जकड़ लिया। उसने नीचे देखा और सन्न रह गया, क्योंकि उसके पैर से वह काली गुड़िया लिपट गई थी जिसे उसने थोड़ी देर पहले एक कोने में रखा था। यह सब कुछ राकेश की समझ से बाहर था। तुम जितनी भी कोशिश कर लो, उस लड़की की आत्मा को वह शैतान हर हाल में अपने साथ लेकर जाएगा। इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा। हंसते हुए उसने उसी खिड़की के पास खूंटी से बंधी रस्सी को छुड़ाया और धीरे धीरे खोलने लगा। अब राकेश के सामने वह था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। तहखाने के भीतर दाईं तरफ वाली दीवार पर टंगी मशाल की हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी। सामने वाली दीवार पर बनी खिड़की से बंधी रस्सी को वह आदमी छुड़ाने लगा। उस रस्सी का दूसरा सिरा लकड़ी की चारपाई से बंधा था जो छत से लटक रही थी। जैसे जैसे वह आदमी रस्सी छुड़ा रहा था, वैसे ही छत से लटकने वाली चारपाई धीरे धीरे नीचे आने लगी। कुछ ही देर में वह चारपाई जमीन पर बने उसी घेरे में उतर गई। उस चारपाई पर एक औरत का बेजान शरीर रखा था जो दिखने में काफी खूबसूरत लग रही थी। उस शरीर को देखकर राकेश हैरान हो गया। राकेश की ओर देखते हुए वह आदमी बोला, 7 लड़कियों की आत्मा के बदले
मेरी मरी हुई पत्नी की आत्मा लौटाकर शैतान उसे दोबारा जीवित करने वाला है। मैंने यही सौदा किया है। उस आदमी का सारा खेल अब राकेश की समझ में आ गया था। अपनी पत्नी को दोबारा जीवित करने के लिए इसने मुझे मोहरा बनाया। जमीन पर बेबस पड़ा राकेश फूट फूट कर रोने लगा। अपनी प्रेमिका के साथ सिर्फ एक बार बात करने के लिए उसने इतना सब कुछ किया, पर अब उसकी आत्मा मरने के बाद भी एक शैतान की गुलाम होने वाली थी। समंदर से बहने वाली तेज हवा और ऊंची उठने वाली लहरों ने सारा माहौल खौफनाक बना दिया था। वह रोते हुए हाथ जोड़कर अपनी प्रेमिका से माफी मांगने लगा, पर अब देर हो चुकी थी। वह आदमी अब उस चारपाई पर पड़ी अपनी पत्नी की लाश के नजदीक आकर बैठ गया। उसके सिर को सहलाते हुए बोला, अब तुम दोबारा जीवित हो जाओगी। भगवान से शक्तिशाली तो शैतान होता है। भगवान ने तुम्हें मुझसे छीन लिया था। लाख प्रार्थना करने पर भी उसने मुझे तुम्हारी आत्मा नहीं लौटाई, पर शैतान ने वादा किया है और आज तुम दोबारा मेरी होकर रहोगी। यह कहते हुए उस इंसान की आंखों में आंसू आ रहे थे। उसने जमीन पर रखी काली राख अपने हाथ में लेकर जोर से चिल्लाते हुए कहा, मेरी चीज मुझे दे दो, अपनी चीज साथ ले जाओ। इतना कहकर उसने हाथ में ली हुई राख को उस कुर्सी की तरफ फेंक दिया। इसके साथ ही कुर्सी पर ओढ़नी के नीचे छिपी आत्मा में हलचल हो गई, जैसे उसे दर्द हो रहा हो। सिसकियां लेते हुए कुर्सी पर दुपट्टे से ढंकी वह आत्मा खड़ी हो गई और अंधेरे से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। यह देखकर वह आदमी बोला, अपने ऊपर से वह कपड़ा हटाओ। जब तक मैं नहीं कहता तब तक अपनी आंखें मत खोलना। अब मैं ही तुम्हारा मालिक हूं। उस आदमी के इतना कहते ही उसी आत्मा ने अपने ऊपर का दुपट्टा हटाया। उसे देखकर राकेश के पैरों तले की जमीन खिसक गई। ये नहीं हो सकता। राकेश को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उस दुपट्टे के नीचे प्रिया की नहीं बल्कि राकेश की मां की आत्मा थी। राकेश गलती से उस लड़की के दुपट्टे की जगह अपनी मां का दुपट्टा ले आया था। यह देखकर राकेश छटपटाने लगा। जोर जोर से रोते चिल्लाते हुए उसने अपना पैर उस काली गुड़िया की गर्दन पर रख दिया जिसने उसके पैर जकड़ रखे थे। ऐसा करते ही एक भयानक चीख उस गुड़िया के मुंह से निकली। राकेश को इस तरह पागल होते देख उस बौखलाए इंसान ने एक बर्तन में लिया हुआ पानी अपनी पत्नी के ऊपर छिड़कते हुए फिर से आवाज लगाई ही थी कि राकेश ने उसके मुंह पर जोरदार प्रहार कर दिया। एक के बाद एक उसने उसके मुंह पर मुक्कों की बरसात कर दी। चारपाई से बंधी रस्सी छुड़ाते हुए राकेश ने उस आदमी के हाथ पैर कसकर बांध दी। वह छटपटाने लगा, पर अब कोई फायदा नहीं था। राकेश ने खिड़की से दिखने वाले समंदर की तरफ देखते हुए कहा, जो तुम्हें चाहिए वह नहीं मिलेगा, इसलिए वापस जाओ। राकेश की बात सुनकर वह इंसान जोर जोर से हंसने लगा। एक अजीब सी शैतानी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई थी। राकेश की तरफ देखते हुए वह बोला, वह वापस तो जरूर जाएगा, मगर खाली हाथ नहीं, इंसानी मांस और खून लेकर ही जाएगा। राकेश की मां की आत्मा तहखाने के बीचों बीच आंखें बंद की खड़ी थी, जैसे वह बेहोशी की हालत में हो। पर वह आदमी अजीब सी आवाज में हंसे जा रहा था। शायद उसे लग रहा था कि अब राकेश कुछ नहीं कर सकता, पर राकेश कुछ ऐसा करने जा रहा था जिसकी उस आदमी ने कल्पना भी नहीं की थी। राकेश ने कोने में रखी हुई कुर्सी उठाई और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। एक ही झटके में कुर्सी के लकड़ी के परखच्चे उड़ गए। उसी कोने में एक और लकड़ी की अलमारी थी। उस अलमारी को भी जमीन पर धकेलते हुए उसने तोड़ दिया। उन सारी लकड़ियों को इकट्ठा कर वह चारपाई के नीचे फेंकने लगा। वह आदमी अब समझ चुका था कि राकेश क्या करने जा रहा है। राकेश, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने पूरे 1 साल अपनी बीवी के शव को संभाल कर रखा है। उसे जिंदा करने के लिए 6 लोगों की बलि दी है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। आज उसकी आत्मा उसके शरीर में वापस आ जाएगी। अपनी पत्नी की आत्मा को वापस लाने की उसकी छटपटाहट देखकर राकेश को मंदिर के पंडित जी और दरगाह के बाबा की बातें याद आ गईं। उस औरत के शव की तरफ देखते हुए राकेश बोलने लगा, आपकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। हमारा लगाव, स्नेह, प्रेम तब तक ठीक है जब तक इंसान जीवित है। अकाल मृत्यु पश्चात उस आत्मा को पुनः जन्म लेना होता है और हमें उसके रास्ते में बाधा नहीं बननी चाहिए। यही शिव जी की इच्छा है। इतना कहकर राकेश ने दीवार पर टंगी मशाल अपने हाथ में ली और उस चारपाई की तरफ बढ़ने लगा। उसे देख जमीन पर पड़े उस इंसान ने दिल की गहराई से चिल्लाते हुए कहा, तू ऐसा नहीं कर सकता। शैतान के रूप में तेरा और तेरी मां का काल आ गया है, तू भी नहीं बच सकता।
राकेश ने जलती हुई मशाल उस आदमी की तरफ की, उसकी आंखों में आंखें डालकर निडरता से कहा, मेरी या मेरी मां की मौत का फैसला कोई शैतान के रूप में आने वाला काल नहीं कर सकता, क्योंकि आज मैं अपनी आत्मा को उसे समर्पित करने जा रहा हूं जो सबसे शक्तिशाली है। राकेश की बात सुनकर वह आदमी हंसते हुए बोला, सबसे शक्तिशाली तो काल है और वह तुम्हारी मौत बनकर आ रहा है। इस ब्रह्मांड में शक्तिशाली कोई काल नहीं बल्कि शिव है, वही शक्ति है और वही महाकाल है। इतना कहकर उसने जलती हुई मशाल से चारपाई के नीचे रखी लकड़ियों में आग लगा दी। अगले ही पल आग धू धू कर जलने लगी। उस औरत का शरीर चिता में जलने लगा। राकेश ने जमीन पर पड़ी उस काली गुड़िया को हाथ में लिया और उसकी तरफ देखते हुए उसे चिता की आग में फेंक दिया। आग की लपटों को देखते हुए वह आदमी जोर जोर से रोते हुए बोला, तूने मेरा सपना जलाकर राख कर दिया, पर तेरी मां की आत्मा को वह समंदर का शैतान ले जाएगा। मेरी पत्नी गई, पर तेरी मां भी नहीं बचेगी। उस आदमी की तरफ देखते हुए राकेश ने कहा, शैतान को इंसानी मांस और खून चाहिए ना, तो आज तेरे टुकड़े करके उस शैतान को खिला दूंगा। राकेश की बात सुनकर वह आदमी हंसते हुए बोला, राकेश भूल गया, तूने अपने खून से कागज पर अपना नाम लिखकर दरवाजे के पास रख दिया था। हर 2 कदम पर अपने खून की बूंदें टपकाते हुए यहां आया है, इसलिए उस शैतान को तेरे खून की गंध मिल गई है। तुझे अपने जिस्म का मांस और खून देना होगा, तभी वह वापस जाएगा। मतलब आज तक तू झूठ बोलकर लोगों को यहां लाता था और उनकी बलि चढ़ाकर उस समंदर के शैतान को खुश करने की कोशिश करता था। इतना कहते हुए राकेश ने जमीन से कुछ दूरी पर हवा में तैरती हुई अपनी मां की आत्मा की तरफ नम आंखों से देखते हुए हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। हाथ में लिए हुए उस तेज धार वाले चाकू की तरफ देख आंखें बंद कर गहरी सांस ली और पूरी ताकत से अपने बाएं पैर पर वार किया। तेज धार वाला चाकू मांस फाड़ते हुए पैर में उतर गया और जानलेवा दर्द नसों से दौड़ता हुआ दिमाग को कुरेदने लगा। एक के बाद एक लगातार पैर पर चाकू से प्रहार की वजह से खून का एक गुब्बार जमीन पर फैलने लगा। दर्द के कारण राकेश के मुंह से निकलने वाली दर्दनाक चीखें सुनकर वह आदमी जोर जोर से हंसने लगा। आंखें खोलकर राकेश ने जमीन पर देखा तो उसका बायां पैर घुटने से अलग हो चुका था। दर्द से कराह रहे राकेश की ओर देखते हुए उस आदमी ने कहा, दिमाग तो अच्छा चला लिया है तुमने। शैतान को अपना पैर देकर जान तो बचा ली है, पर ज्यादा खून बहने से वैसे भी तुम्हारी मौत हो जाएगी, क्योंकि तेरा ईश्वर इस खौफनाक जगह पर इतनी रात को और ऐसे तूफानी मौसम में अपना कोई फरिश्ता नहीं भेजेगा। उसकी तरफ देख राकेश ने थोड़ा कराहते हुए मुस्कुराकर कहा, मर जाऊं तो भी कोई बात नहीं, मेरी आत्मा को महाकाल अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि मैंने अपने आप को उनको सौंप दिया है। पर तुम्हारे शरीर को वह समंदर का शैतान अपने साथ ले जाएगा और हमेशा के लिए तुम्हारी आत्मा को गुलाम करके रखेगा। इतना कहकर राकेश ने अपने कटे हुए पैर को उस आदमी के पास फेंक दिया और खुद आग की उन लपटों के पास लेटकर रोते हुए महाकाल से अपनी मां की जिंदगी की प्रार्थना करने लगा। तभी अंधेरे कोने से एक अजीब सी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। धधकती चिता के पास राकेश आंखें बंद कर ईश्वर का नाम लेते हुए लेटा रहा। जमीन पर हाथ पैर बंधा पड़ा। वह आदमी समझ चुका था कि समंदर का शैतान आ चुका है। राकेश के खून की गंध और उसके पास पड़ा हुआ कटा हुआ पैर देखकर वह समझ गया था कि उसका अंतिम समय आ चुका है। तभी तहखाने के एक कोने से कोई रेंगते हुए उसकी तरफ आता हुआ उसे महसूस होने लगा, पर वह कुछ समझ पाता तभी उस आदमी के साथ कटे हुए पैर को भी कोई अंधेरे में खींच कर ले गया और कुछ ही सेकंड में उसके जिस्म के कुछ चिथड़े उस तहखाने में बिखर गए। राकेश ने आंखें खोलकर देखा तो वह चिता अब भी जल रही थी। उसने चारों ओर नजरें दौड़ाईं, पर उसकी मां की आत्मा कहीं नजर नहीं आ रही थी। वह समझ चुका था कि वह शैतान उसकी मां को भी गुलाम बनाकर अपने साथ ले गया। वह रोता रहा, अपना सिर जमीन पर पीटता रहा, पर अब देर हो चुकी थी। कुछ ही देर में ज्यादा खून बहने से वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तब वह अस्पताल के बिस्तर पर था। बाहर पिताजी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। सुल्तान भी गुमसुम सा उसके पास बैठा था। पिताजी? राकेश के मुंह से निकली आवाज से सभी के चेहरे पर खुशी छा गई। राकेश के नजदीक आते हुए सुल्तान ने कहा, भाई कैसा है तू? मैंने तुम्हारे पिताजी से झूठ बोला है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए तुम भी उन्हें कुछ मत बताना। तुम्हारी मां को हार्ट अटैक आया था, इसलिए हम रात भर तुम्हें पूरे गोवा में पागलों की तरह ढूंढ रहे थे।
पर तू हमें लाइट हाउस के पास उस पुरानी हवेली के तहखाने में मिला। उसकी बात सुनकर राकेश फूट फूट कर रोने लगा। उसे बताता तो भी क्या बताता। अरे साले, रोना बंद कर। वैसे भी माँ जी को तेरे एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं बताया है। उसकी बात सुनकर राकेश एकदम चौंक गया। मतलब माँ? क्या? माँ कहां है? और कहां? इसी अस्पताल में, पर दूसरे कमरे में है। फिक्र मत कर, अब खतरे से बाहर है। सुल्तान प्लीज यार, एक बार माँ को देखना है। अबे पागल हो गया है क्या? माँ तुझे ऐसे अस्पताल के बेड पर देखेंगी तो दोबारा उन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा। माँ को सिर्फ एक बार देखने के लिए राकेश छोटे बच्चे की तरह रोए जा रहा था। उसकी तरफ देखते हुए सुल्तान धीरे से उसके नजदीक आते हुए बोला, एक शर्त पर। मैंने पुलिस को भी झूठ कहा है कि तुझे किसी गाड़ी ने उड़ाया है, पर मुझे उसका नाम चाहिए जिसने तुझे वहां ले गया था और जिसने तेरी ये हालत की है। साले को उसी समंदर में काटकर फेंकने वाला हूं। राकेश ने उससे सब सच बताने का वचन दिया। उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर, चेहरे पर कपड़ा ढककर मां जी के पास वाले बेड पर ले जाया गया। सुल्तान मां से बात करने लगा। मां भी उसके साथ मुस्कुराकर बात कर रही थी। अपनी मां को जीवित देखकर राकेश की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। सब कुछ ठीक हो गया था। राकेश ने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। अपना एक पैर गवाकर वह अपनी मां को जीवित वापस ले आया था। उस ठेले वाले की बातें हर कोई मन लगाकर सुन रहा था। बच्चों, तुम लोग मानो या ना मानो, इस धरती पर शैतान भी है और ईश्वर भी है। यकीन करना या ना करना यह हम पर निर्भर है। सब दोस्त खामोश थे। एक दोस्त ने उनके हाथ में चिकन का बिल दिया और बाइक की ओर चलने लगे। तभी आगे बैठकर गाड़ी स्टार्ट करते हुए उसके दोस्त ने चुपके से कहा, इतनी बकवास कहानी मैंने आज तक नहीं सुनी। अगर इतना सब कुछ हुआ था तो यह सब कुछ इसको किसने बताया? इसलिए भूत प्रेत कुछ नहीं होते, तू भी ये दिमाग से निकाल दे। इतना कहकर उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और बगैर कुछ बोले उसका दूसरा दोस्त बाइक की पिछली सीट पर बैठ गया। लेकिन पीछे बैठा दोस्त काफी बेचैन था। जाते वक्त उसने एक नजर पीछे उस ठेले वाले की ओर देखा। वह टेबल पर रखी खाली प्लेटें एक हाथ से उठा रहा था और दूसरे हाथ में बैसाखी पकड़ रखी थी। वह आदमी बैसाखी के सहारे चल रहा था क्योंकि उसके बाएं पैर का हिस्सा घुटने से नीचे नहीं था। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अगली नई कहानी का पता चलने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कहानी कैसी लगी जरूर बताना। धन्यवाद।